हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल SR सक्सेस टू वर्ड्स में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 उपसर संयोजन यौगिक। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो आज के टॉपिक को समझने के लिए और उसे इजी बनाने के लिए मैं सीमा मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उपसर संयोजी यौगिकों में बंधन की प्रकृति को वर्नर के सिद्धांत से हमने विस्तार से समझे थे। वर्नर के सिद्धांत के बाद में 4 सिद्धांत, फर्स्ट संयोजकता बंध सिद्धांत, सेकंड क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, थर्ड लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और फोर्थ अणु कक्षक सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों में हम संयोजकता बंध सिद्धांत को समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत हम यह समझेंगे कि डी कक्षकों में विपाटन किस प्रकार से होता है और लिगेंड प्रबल और दुर्बल कैसे होते हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के माध्यम से मिलेगा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का यह नाम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कैसे पड़ा, पहले हम इसको समझते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच बेथे सन 1929 में और J.H. वॉन ब्लैक नाम के साइंटिस्ट ने सन 1932 में आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए किया था। बेथे और वॉन ब्लैक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्रिस्टल क्षेत्र का प्रतिपादन आयनिक क्रिस्टलों के अध्ययन के लिए किए जाने के कारण ही इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। और इनके बाद ऑर्गेल नाम के साइंटिस्ट ने सन 1952 में संकुलों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया था। तो इस सिद्धांत को हम 6 पॉइंट में समझेंगे जैसा कि हमको यहाँ पर प्रदर्शित है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के ये 6 पॉइंट्स को हम विस्तार से समझेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का फर्स्ट पॉइंट है कि संकुल में केंद्रीय धातु आयन गोलाकार सममित होता है तथा डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि संकुल या उपसर संयोजी यौगिक में हम जानते हैं कि केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड होते हैं। तो जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं ये गोलाकार सममित होते हैं और डी कक्षक ये समभ्रंशी और हरासित होते हैं। इसका मतलब है कि जो डी कक्षक होते हैं ये समान ऊर्जा वाले होते हैं और केंद्रीय धातु आयन अपनी सममित व्यवस्था में लिगेंड के से घिरा रहता है। सेकेंड, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों को बिंदु आवेश अथवा बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। यहाँ पर हमको यह समझना है कि जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसके अंतर्गत लिगेंडों को बिंदु आवेश, जहाँ पर बिंदु आवेश शब्द का प्रयोग किया जाएगा या बिंदु द्विध्रुव का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर हमको ये लिगेंड शब्द के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार लिगेंडों को बिंदु आवेश अथवा बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। थर्ड पॉइंट है डी कक्षकों का एक से अधिक यानी भिन्न ऊर्जा वाले समूह में विपाटन। जैसे कि हमको यहाँ पर डी कक्षकों के विपाटन का चित्र प्रदर्शित है। यहाँ पर ये जो तीर का निशान है ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है, ये एनर्जी को, ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ये डी कक्षक है। डी कक्षक का विपाटन स्प्लिटिंग या फिर अलग अलग होना। तो इसके अंतर्गत जो है डी कक्षक 2 भागों में विभक्त होगा, जिसमें से एक समूह होगा T2G का और दूसरा समूह होगा EG का। तो T2G के अंतर्गत DXY, DXZ और DYZ के कक्षक आएंगे और EG के अंतर्गत DX² - Y² और DZ² के कक्षक आएंगे। अब हमको यहाँ पर यह समझना है कि डी कक्षकों में विपाटन कैसे होता है। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है इसके अनुसार लिगेंड को पहले कहा गया है कि बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। तो लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में जब केंद्रीय धातु आयन के समीप आते हैं, यानी जो लिगेंड है ये केंद्रीय धातु के पास आएंगे
तो जो केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण होता है। तो धातु आयन के जो डी कक्षक ये लिगेंड के सीधे पथ में आएंगे, उन पर उच्च प्रतिकर्षण प्रभाव पड़ता है, जिससे डी कक्षकों का एक से अधिक समूह में विपाटन हो जाता है। जब डी कक्षकों का विपाटन होता है तो इस प्रक्रिया में धातु आयन के नाभिक जो कि धन आवेशित और लिगेंड के ऋणावेशित पूर्ण ऋणावेशित हो सकते हैं या फिर आंशिक ऋणावेशित हो सकते हैं। तो इस भाग के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं और लिगेंड होते हैं, इन दोनों के मध्य जो बंध होता है ये स्थिर विद्युत आकर्षण के कारण होता है। और इस प्रकार जो धातु आयन और चारों ओर उपस्थित लिगेंड के मध्य में शुद्ध रूप से आयनिक बंध होते हैं। फोर्थ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षकों तथा लिगेंड कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होता है, यानी कि जो केंद्रीय धातु आयन होते हैं इनके कक्षक और जो लिगेंड के कक्षक होते हैं इनके बीच में कोई भी अंतःक्रिया नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं। इनमें धातु आयन तथा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी नहीं होती है, अर्थात कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो केंद्रीय धातु आयन के कक्षक में लिगेंड की इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करते हैं और ना ही तो जो धातु आयन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी भी नहीं होती है। यानी कि सीधे कहने का मतलब यह है कि जो कक्षकों का अतिव्यापन जो हम पिछली कक्षाओं में संयोजकता बंध सिद्धांत में समझे थे, तो उस प्रकार का क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता है। 6, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि समान रूप से नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धातु आयन के सभी डी कक्षक होते हैं, जब पांचों कक्षक एक साथ होते हैं तो ये इनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जब डी कक्षकों में विपाटन होता है तो ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक और उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में समझे हैं कि ये जो इनकी ऊर्जाएं अलग अलग हो जाती है। तो जो लिगेंड के मार्ग में आने वाले कक्षक है उनकी ऊर्जा अधिक होती है और जो सामान्य कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा कम होती है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को इन 6 पॉइंट्स में हम समझे तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को हम अष्टफल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के माध्यम से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं अष्टफल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन के सभी 5 डी कक्षकों की ऊर्जाएं हराशित या संभ्रंशी होती है। यहाँ पर हराशित या संभ्रंशी शब्द से मतलब है कि जो डी कक्षाओं की ऊर्जा है ये समान होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टफल की संकुलों के अंतर्गत ऐसे उपसंयोजी यौगिक आते हैं जिनमें केंद्रीय धातु आयन 6 लिगेंड के द्वारा घिरे रहते हैं। तो ये सभी 6 लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर स्थित होते हैं। जब ये लिगेंड केंद्रीय धातु आयन की ओर जाते हैं तो लिगेंड के ऋण सिरे द्वारा धातु आयन के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रतिकर्षण के कारण 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसा कि हमको यहाँ पर अष्टफल की संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन का चित्र प्रदर्शित है। यहाँ पर ये जो तीर का निशान है ये एनर्जी को दिखा रहा है, पहले भी मैं आपको बताई। और यहाँ पर ये गैसीय मुक्त आयन के डी कक्षकों को दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो डी कक्षक हैं ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चले गए ना, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गए हैं।
जैसा कि हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के 5th पॉइंट में पहले ही समझ चुके हैं कि धातु आयन के कक्षक में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ना ही तो प्रवेश करते हैं और धातु आयन और लिगेंडों के मध्य में इलेक्ट्रॉन की ना ही तो साझेदारी होती है, यानी कि कक्षकों का अतिव्यापन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लिगेंड है इसको बिंदु आवेश के रूप में माना गया है। तो जब लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में जब केंद्रीय धातु आयन के समीप जाते हैं और जो धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में प्रतिकर्षण होता है, तो इस प्रतिकर्षण के कारण ही इनके जो 5 डी कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। पहले भी समझ चुके हैं कि डी कक्षकों के विपाटन पर ये 2 समूह में विभक्त हो जाता है, T2G और EG। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि जो धातु आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य में जब प्रतिकर्षण होता है तो धातु आयन के जो डी कक्षक हैं इन लिगेंड के सीधे संपर्क में आते हैं, तो यहाँ पर डी कक्षक का विपाटन हो रहा है। तो जब ये डी कक्षकों का विपाटन हो रहा है तो इसमें हम इस चित्र को देख करके ही हमको ये समझ जाना है कि जिसकी ऊर्जा अधिक है, मतलब लिगेंड सीधे उसके संपर्क में आ रहा है, यानी कि जो T2G है यहाँ से लिगेंड सीधे मार्ग से हट जाएगा और जो EG के कक्षक है ये लिगेंड के समीप में रहेगा। इसलिए EG समूह के अंतर्गत आने वाले जो कक्षक हैं dx² -y² और dz², इनकी ऊर्जा अधिक होगी और जो T2G के समूह के अंतर्गत आने वाले जो कक्षक है dxy, dxz और dyz, इनकी ऊर्जा कम होगी। यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण जितना अधिक होगा ऊर्जा में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। तो जो मार्ग में आने वाले कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण जितना अधिक होगा उतनी ही ऊर्जा अधिक होती जाएगी। तो जो EG के कक्षक हैं इसकी ऊर्जा अधिक होगी और जो T2G के कक्षक हैं इनकी ऊर्जा कम होगी। इस प्रकार से जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, ये समान ऊर्जा वाले कक्षकों का लिगेंड की निश्चित ज्यामिति में उपस्थिति से 2 समुच्चयों में विपाटन या स्प्लिटिंग या अलग अलग होना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। यहाँ पर इन समुच्चयों के मध्य ऊर्जा के अंतर को प्रदर्शित करने के लिए इसे डेल O से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ O से मतलब है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफल की संकुल के लिए इसको लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर O लिखा गया है जिसका मतलब ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये O क्या चीज है करके, तो O अष्टफलक के लिए प्रदर्शित किया जाता है और इसको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा भी कहा जाता है। पर हमने अष्टफल की संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझे और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या होता है इसको विस्तार से समझे। अब आगे हम समझते हैं स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है ये लिगेंड और धातु आयन पर उपस्थित आवेश से उत्पन्न क्षेत्र पर निर्भर करता है। कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ लिगेंड दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हम यह समझेंगे कि जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन है ये कम और अधिक कैसे होता है। तो जो कुछ लिगेंड प्रबल क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में डी कक्षकों का विपाटन अधिक होता है और जब दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करने वाले लिगेंड होते हैं तो उस स्थिति में डी कक्षकों का विपाटन कम होता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिगेंड को उनके बढ़ते हुए क्रम में, उसके प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो श्रेणी है इसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। यह स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी ये प्रायोगिक तथ्यों पर निर्धारित श्रेणी है जो कि अलग अलग लिगेंड के साथ बने संकुल द्वारा
प्रकाश के अवशोषण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान इसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो इसमें जैसे हमको प्रदर्शित हो रहा है ये बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उत्पन्न करता है कौन, आयोडाइड, ब्रोमो, और यहाँ पर सबसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड कौन है, साइनो कार्बोनिल। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड का एक बढ़ते क्रम में ये क्रम है। तो इस क्रम को ही स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन के इस डायग्राम से हम एक चीज और समझ लेते हैं कि जो T2G कक्षक है इसमें इसकी वैल्यू प्लस 0.6 और EG कक्षकों में माइनस 0.4 को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की ये वैल्यू है इसमें प्लस और माइनस साइन का प्रयोग किया गया है। तो प्लस साइन वृद्धि को और माइनस साइन कमी को प्रदर्शित करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे अबाउ के नियम में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है फिर अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में जाता है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन इसमें भी जो भरे जाएंगे तो पहले T2G के कक्षक में भरे जाएंगे और इसके बाद में EG के कक्षकों में भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है, तो जिस संकुल क्षेत्र में स्थायीकरण ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी कि जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण की ऊर्जा है जिसमें भी जितनी अधिक होती जाएगी जिस संकुल के क्षेत्र में, वह उतना ही अधिक स्थायी होता जाएगा। अष्टफल के संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को समझने के बाद डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण का निर्धारण ये दो ऊर्जा पर डिपेंड करता है, एक क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और दूसरा युग्मन ऊर्जा जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। तो अष्टफल की संकुलों में जो केंद्रीय धातु आयन है इसके डी कक्षक के विभक्त होने पर उच्च ऊर्जा वाला EG कक्षक और निम्न ऊर्जा वाला T2G कक्षक होता है। तो इसमें संकुल में जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन में पहले तो इलेक्ट्रॉन जैसे T2G के DXY, DXZ और DYZ में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब यहाँ पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 3 से अधिक होंगे तब उस कंडीशन में 2 विकल्प हो सकते हैं। तो ये 2 विकल्प क्या होंगे, या तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है पहले T2G के कक्षक में भरे जाएं, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन EG के कक्षक में भरे जाएं, ये एक कंडीशन हो सकती है। और दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G के कक्षक में भरेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG के कक्षक में भरेंगे, तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। उसके बाद फिर जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये T2G के कक्षक में भरे जाएंगे और जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन वो EG के कक्षक में भरे जाएंगे। यानी कि ये 2 टाइप से ये इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पहले पूरे भरे जाएं, पहले पूरा T2G का कक्षक भरा जाए और बाद में EG का कक्षक भरा जाए, या फिर अलग अलग अर्धपूरित करके फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि जो हुंड के नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और हुंड के नियम के विपरीत भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों विकल्प हैं, इन दोनों विकल्प में से किसी एक का निर्धारण लिगेंड की विभाजन शक्ति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिगेंड की विभाजन शक्ति। फर्स्ट हम समझते हैं जब लिगेंड प्रबल हो, तो जब अष्टफल की संकुल में प्रबल लिगेंड उपस्थित होता है तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का मान अधिक होता है। हमको ये 2 ऊर्जा के मान पर ही डिपेंड है, जो लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है उसको हमको ध्यान रखना है। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की वैल्यू और युग्मन ऊर्जा की वैल्यू, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसके आधार पर ही लिगेंड प्रबल और दुर्बल ये पता चलेगा। तो जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है तो यहाँ पर प्रबल लिगेंड उपस्थित होगा। तो जो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो इस क्रम में भरे जाएंगे, यानी कि T2G 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद EG 7 8 9 10। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस चित्र में देखते हैं कि T2G में पहले यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, 1 2 3 फिर 4 5 6, और उसके बाद में जब T2G का कक्षक पूरा भर जाएगा उसके बाद में
Eg के कक्षक में 7, 8, 9, 10 करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये किस कंडीशन में होगा? जब लिगेंड प्रबल हो, जैसे कि हमको यहाँ पर उदाहरण प्रदर्शित है। और सेकंड है जब लिगेंड दुर्बल होगा। तो जब लिगेंड दुर्बल होगा तो यहाँ पर युग्मन ऊर्जा का मान अधिक होगा, यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? पहले T2G में 1, 2, 3, फिर Eg में 4, 5, फिर इसके बाद T2G में 6, 7, 8 और Eg में 9, 10। तो हम यहाँ पर चित्र से समझते हैं। यहाँ पर T2G के कक्षक हैं, तो यहाँ पर 1, 2, 3 पहले भरे जाएंगे। उसके बाद Eg के कक्षक में 4, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे उसके बाद में फिर हम वापस T2G के कक्षक में आएंगे और 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और इसके बाद में जब ये पूरा भर गया उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसका युग्मन होगा, तो 9 और 10 इलेक्ट्रॉन Eg के कक्षक में भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमको उदाहरण प्रदर्शित है, इन उदाहरणों में इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। आगे सेकेंड पॉइंट को हम समझेंगे, चतुष्फलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो जो नियमित चतुष्फल की संरचना होती है इसका संबंध एक घन से होता है। जैसा कि हमको यहाँ पर एक चतुष्फलकी संकुल जिसका केंद्र एक घन के केंद्र में स्थित है का चित्र प्रदर्शित है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये Mn+ ये केंद्रीय धातु आयन है जो कि घन के केंद्र पर स्थित होता है। और जो घन के कोने होते हैं, घन के 8 कोने होते हैं, तो इन 8 कोनों में से 4 एकांतर कोनों में ये लिगेंड स्थित होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कोने पर लिगेंड है तो उसके अपोजिट साइड पर दूसरा लिगेंड है, उसके अपोजिट साइड पर दूसरा लिगेंड, उसके अपोजिट साइड पर दूसरा लिगेंड। तो इस प्रकार से ये 4 लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट साइड पर स्थित होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर हमको चित्र में प्रदर्शित है कि जो केंद्रीय धातु आयन है इसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये तीनों अक्ष ये घन की सतह के मध्य में होते हैं। तो चूंकि धातु आयन के जो डी कक्षक होते हैं जब इनका विपाटन होता है तो ये T2G और Eg में विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 समूह होते हैं इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि T2G के अंतर्गत dxy और dxz और dyz कक्षक आएंगे और Eg समूह के अंतर्गत dx² - y² और dz² के कक्षक आएंगे। तो यहाँ पर जो धातु आयन के Eg कक्षक होंगे ये तीनों अक्ष x, y और z के सहारे रहते हैं, मतलब कि ये सतह के मध्य में रहते हैं। और जो T2G कक्षक है ये तीनों अक्ष x, y और z के बीच में स्थित रहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इनकी स्थिति घन के किनारों के बीच में होती है। इस प्रकार चतुष्फल की व्यवस्था में लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन तक पहुंचने के रास्ते में Eg कक्षक और T2G कक्षक स्थित नहीं होते हैं, लेकिन T2G कक्षक की स्थिति लिगेंड के रास्ते की दिशा से ज्यादा पास में होती है। तो इस प्रकार जो चतुष्फल की व्यवस्था है इसमें जो 4 लिगेंड होते हैं ये घन के 4 एकांतर किनारों से केंद्रीय धातु आयन की ओर बढ़ते हैं। जब लिगेंड के ऋण सिरे के द्वारा जब केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित किया जाता है तो इस प्रतिकर्षण के कारण ही जो डी कक्षक होते हैं इन डी कक्षकों में विपाटन होता है। जब लिगेंड घन के कोनों से ये केंद्रीय धातु आयन की ओर बढ़ते हैं तो जो लिगेंड के ऋणावेशित सिरे होते हैं ये केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस प्रतिकर्षण के कारण जो केंद्रीय धातु आयन के 5 डी कक्षक की ऊर्जा में वृद्धि होती है, लेकिन जो T2G कक्षक होते हैं ये लिगेंड से बहुत पास होते हैं जिससे प्रतिकर्षण के बल का अनुभव ज्यादा करते हैं। जैसा कि हम अभी समझे कि जो T2G के कक्षक होते हैं ये x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के मध्य में स्थित होते हैं। तो जो ये अन्य अक्षीय T2G कक्षक होते हैं ये इन पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का प्रभाव अधिक होता है। जो अक्षीय Eg कक्षक होते हैं, चूंकि Eg के जो कक्षक होते हैं ये अक्ष पर स्थित होते हैं
तो चतुष्फलकी लिगेंड के क्षेत्र के प्रभाव में जो 5 डी कक्षक होते हैं, ये पांचों डी कक्षक 2 अलग अलग समूहों में यानी कि T2G और EG कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। चतुष्फलकी लिगेंड क्षेत्र के प्रभाव में जो 5 डी कक्षक होते हैं, ये 5 डी कक्षक 2 अलग अलग ऊर्जा समूह यानी कि T2G और EG में विपाटित हो जाते हैं, जिससे जो T2G कक्षक की ऊर्जा है ये प्लस 0.4 चतुष्फलकी में चूंकि पढ़ रहे हैं तो हम इसको डेल टी लिखे हैं, और जो EG के कक्षक की ऊर्जा है ये माइनस 0.6 होती है। तो यहाँ पर प्लस का साइन और माइनस का साइन आपको पहले बताया गया है कि प्लस का साइन वृद्धि के लिए और माइनस का साइन कमी को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार चतुष्फलकी सममिति में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अष्टफलकी सममिति के ठीक विपरीत पाया जाता है। यहाँ पर चतुष्फलकी संकुलों में T2G और EG समुच्चय में ऊर्जा के अंतर को डेल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर T का अर्थ टेट्राहेड्रल से है यानी कि चतुष्फलकी से है। आज की वीडियो में हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत और इसके अंतर्गत अष्टफलकी संकुलों और चतुष्फलकी संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को विस्तार से समझे। अगली वीडियो में हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण या विपाटन, ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाओं को विस्तार से समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।